In this video, we will understand about fluids in motion. There are certain properties of flowing fluids which help us to understand its motion, energy, work, etc. सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखेंगे. एरिया इसका A1 है, वेलोसिटी V1 है, वेलोसिटी V2 है, एरिया A2 है. एक स्मॉल सेक्शन ले लीजिए dx1 का, यहाँ पे स्मॉल सेक्शन ले लीजिए dx2 का. स्मॉल मास एंटरिंग हो गया A1 dx1 ρ1. ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. रेट ऑफ फ्लो आ गया A1 ρ1 dx1 बाई dt, जिसको आप लिख सकते हैं A1 ρ1 V1. ठीक इसी तरह से सेकंड वाले एंड पे dm2 बाई dt को आप लिख सकते हैं A2 ρ2 V2. बच्चे, मास यहां पे डिस्ट्रॉय तो हो नहीं रहा ना, एक्स्ट्रा कहीं से आ रहा है, तो जितना आ रहा होगा उतना ही जा रहा होगा. इसका मतलब dm बाई dt कांस्टेंट होना चाहिए. A1 ρ1 V1 A2 ρ2 V2 होना चाहिए इफ लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल. ठीक है, अगर लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो ρ1 इक्वल्स टू आप ρ2 लिखेंगे. A1 V1 ρ A2 V2 ρ. सो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2. AV इक्वल्स टू कांस्टेंट को ही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं. दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. AV इज कांस्टेंट. Let me explain one very important point to you कि dm by dt a rho v है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास है जो कि कांस्टेंट तो है ही. इसी में अगर आप m के नीचे रो को भेज देते हैं, उधर से अगर आप m के नीचे रो को भेज देते हैं तो इस कंडीशन में क्या आता है. तो अगर आप m के नीचे रो को भेज देते हैं, डिवाइडेड बाई dt करते हैं, तो ये तो वॉल्यूम हो गया. तो dv नॉट बाई dt इज एवी. ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम है. इनकम्प्रेसिबल लिक्विड में रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम भी कांस्टेंट होता है, अदरवाइज रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास तो कांस्टेंट है ही. तो याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है AV इज कांस्टेंट. एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी एंड वाइस वर्सा. तो यहां हमने क्या किया, हमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास को कांस्टेंट रखा और डेंसिटी अगर इक्वल थी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम भी सेम आ गया. नाउ लेट्स सी, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस वेलोसिटी विल इंक्रीज. While watering plants with help of a hose, we see that the speed of water increases if we narrow the mouth of hose by pressing it with finger. ये तो होता ही है. अगर आप पानी डाल रहे हैं पाइप से और पाइप के माउथ को अगर आप छोटा कर दें तो स्पीड उसकी बढ़ जाती है, और माउथ को अगर आप वाइडन कर दें तो स्पीड उसकी घट जाती है. अच्छा, इसका एरिया मान लीजिए A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है. यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे वेलोसिटी V2 है, यहाँ पे वेलोसिटी V3 है. तो A1 A3 से बड़ा है A2 से, तो V1 V3 V2. जहाँ सबसे नैरो होगा वहीं पे स्पीड सबसे ज़्यादा होगी. फ्लोइंग रिवर में भी यही होता है. जहाँ पे रिवर वाइडर होती है ना, वहाँ पे स्लोअर होती है, और जहाँ पे रिवर नैरो होती है वहाँ पे वो फास्टर हो जाती है. तो बेसिकली ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का पार्ट है. ठीक है ना. इसी में अब एक चीज़ समझिए. We will now discuss about energy associated with fluid. एक तो काइनेटिक एनर्जी, तो ठीक है, हाफ mv स्क्वायर. अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकालूं तो हाफ v स्क्वायर. अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालूं, हाफ रो v स्क्वायर. अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं mgh, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास की बात करें gh, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें रो जी एच. तो बेसिकली क्या है, अगर आपको एनर्जी चाहिए तो काइनेटिक और पोटेंशियल तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक और एनर्जी होती है, दैट्स नोन एज द प्रेशर एनर्जी. प्रेशर एनर्जी क्या होती है समझिए.
अगर आप प्रेशर एनर्जी की बात करते हैं तो प्रेशर एनर्जी में क्या होता है, इस बात को आप समझिएगा अच्छी तरह से कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेशर एनर्जी, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली कि जैसे यहाँ पे कंटेनर है, कंटेनर में इसमें पानी है, यहाँ पे एक पिस्टन है, एरिया इसका ए है, प्रेशर पी लग रहा है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इसका dx हो गया। सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला Pa, स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला Pa dx, आप इसको P इंटू ADX भी लिख सकते थे, इसको आप PdV लिख दो, dW इज PdV, नाउ dW इज du, डेल्टा U इज P डेल्टा V, ठीक है, तो U इक्वल्स टू PV। प्रेशर एनर्जी PV के बराबर होती है, तो अगर आप किसी लिक्विड का प्रेशर एनर्जी देखना चाहते हैं तो प्रेशर एनर्जी जो उसकी आती है वो PV के बराबर आती है। अगर आप प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास निकालेंगे P बाई रो आ जाएगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे P के बराबर आ जाएगा। तो बेसिकली लिक्विड हैज थ्री एनर्जीज, एक तो काइनेटिक, पोटेंशियल और एक प्रेशर एनर्जी। इसी में सबसे पहला है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौली थ्योरम कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ एन आइसोलेटेड लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट। ये बर्नौलीज थ्योरम है। एक बात आपको मैं समझा दूं कि बर्नौलीज थ्योरम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आता है, ठीक है। ये कहता है कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, प्रेशर एनर्जी जो है और काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तीनों के सम की बात हो रही है यहाँ पे। एक बात समझिए, प्रेशर इज अ टाइप ऑफ पुश फोर्स। जैसे यहां से P1 इधर लग रहा होगा तो यहां से P2 उल्टा लग रहा होगा ना, इस तरफ। प्रेशर इज अ टाइप ऑफ पुश फोर्स जस्ट लाइक नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पे dx1 मान लेते हैं और यहां dx2, एरिया इसका A1 ले लेते हैं, इसका एरिया A2। तो सबसे पहली बात क्या है कि अगर मैं एंड ए पे वर्क डन निकालूं, dw1 F1 dx1 आएगा, P1 A1 dx1 आएगा। और अगर मैं रेट ऑफ वर्क डन निकालूं, रेट ऑफ वर्क डन आ जाएगा P1 A1 dx1 बाय dt। तो ये P1 A1 V1 आ गया। रेट ऑफ वर्क डन एट एंड B अगर आप निकालेंगे तो dw2 बाई dt को मैं सीधे सीधे माइनस P2 A2 V2 लिख सकता हूं। इसके पीछे कारण यह है क्योंकि यहां प्रेशर उल्टा लग रहा है ना, तो नेट वर्क डन, अगर हम नेट वर्क डन पर यूनिट टाइम निकालें तो लीजिए P1 V1 A1 माइनस P2 V2 A2। अब एक बात बताइए, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको सिखाया है A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 विच इज V नॉट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। V नॉट यहां पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम है। तो मैं आराम से dw बाई dt को P1 V नॉट माइनस P2 V नॉट लिख सकता हूं। अच्छा, लेट मास फ्लोइंग पर सेकेंड बी m नॉट, ठीक है। तो जो एनर्जी में चेंज आ रहा होगा, अब एक बात समझिए, जिस रेट से वर्क डन हो रहा होगा उसी रेट से उसके सिस्टम की एनर्जी में चेंज आएगा। इसका मतलब P1 V नॉट माइनस P2 V नॉट इक्वल्स टू हाफ m नॉट V2 स्क्वायर माइनस हाफ m नॉट V1 स्क्वायर प्लस m नॉट GH2 m नॉट GH1। तो अब एक काम कीजिए, 1 वाले सारे टर्म एक तरफ ले आइए, 2 वाले सारे टर्म एक तरफ ले आइए। तो लीजिए, आपके पास बचा P1 V नॉट हाफ m नॉट V1 स्क्वायर m नॉट GH1 P2 V नॉट हाफ m नॉट V2 स्क्वायर m नॉट GH2। बच्चे, अगर मैं इसको देखूं और चलो अगर हम इसको V नॉट से डिवाइड भी कर देते हैं तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1
इक्वल्स टू P2 हाफ रो V2 स्क्वायर रो GH2। ये टोटल एनर्जी का सम हो गया ना, ठीक है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम हो गया 1 पे और 2 पे। नोटिस कीजिए 1 की प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 2 की प्रेशर प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर है। इसका मतलब P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज अ कांस्टेंट। पूरा समझते हैं इसको। पहले किया क्या कि सबसे पहले हमने एंड ए पे वर्क डन निकाल लिया, ठीक है, एंड ए पे किस रेट से वर्क डन हो रहा है वो निकाला। तो एंड ए पे dW1 आ गया F1 dx1 P1 A1 dx1 रेट ऑफ वर्क डन निकाल लिया, पावर आ गया। एंड बी पे माइनस में इसलिए लिया क्योंकि उल्टा है, ये नेट आ गया। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 V नॉट, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम है। dW बाई dt P1 V नॉट माइनस P2 V नॉट हो गया। नाउ ये नेट वर्क डन है पर सेकेंड, पावर भी कह सकते हैं आप इसको। लेट मास फ्लोइंग पर सेकेंड बी m नॉट, तो ठीक है, P1 V नॉट P2 V नॉट, जो वर्क डन होगा पर सेकेंड वो चेंज इन एनर्जी पर सेकेंड के बराबर होगा। तो चेंज इन एनर्जी कितनी हो जाती है, यहाँ पे V1 है वहाँ V2 है, ये चेंज इन काइनेटिक आ गई, ये चेंज इन पोटेंशियल आ गया। अब 1 वाले सारे टर्म्स को एक तरफ ले आए, 2 वाले सारे टर्म्स को एक तरफ ले आए, 1 वाले सारे टर्म्स एक तरफ, 2 वाले सारे टर्म्स एक तरफ। अब आप इस बात को समझिए कि यहां से अगर हम देखेंगे तो 1 वाले पॉइंट की टोटल एनर्जी, 2 वाले पॉइंट की टोटल एनर्जी दोनों बराबर आ रहे हैं। तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज कॉन्स्टेंट। अगर हम इसमें देखें तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसको आप बर्नौलीज इक्वेशन कह सकते हैं। याद रखिएगा बर्नौलीज इक्वेशन इज एन आउटकम ऑफ व्हाट, तो बर्नौलीज इक्वेशन इज एन आउटकम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आता है ये। और यहां हमने क्या किया, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 की टोटल एनर्जी कंजर्व करके दिखा दिया। अब जैसे क्या है, हम इसको अब देखेंगे प्रैक्टिकली कहां यूज करते हैं। जैसे एटोमाइजर, एटोमाइजर्स में क्या होता है कि जैसे हम इस बात को समझते हैं कि जैसे यहां पे ये रबर का बना हुआ होता है, ठीक है, और जैसे ये इसकी पाइप है, ये इसका माउथ है, और इस कंटेनर में लिक्विड है, ओके। अब होता क्या है कि देखिए अगर हाइट बहुत ज्यादा ना हो तो हम h को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH वाले टर्म में h वाले टर्म को नेग्लिजिबल मान लीजिए, तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर आ जाता है। इस पॉइंट को A कह देता हूं, इस पॉइंट को B कह देता हूं। इनिशियली, ठीक है, इनिशियली प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B, बट इफ यू प्रेस दिस, अगर आप इस रबर बबल को प्रेस करते हैं तो एयर यहां पे फ्लो करना स्टार्ट करती है। जैसे ही एयर फ्लो करना स्टार्ट होती है, वेलोसिटी जैसे ही बढ़ेगी, हाफ रो V स्क्वायर बढ़ेगा। P प्लस हाफ रो V स्क्वायर कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो ये नंबर बढ़ेगा, और अगर ये नंबर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो फट से क्या होता है कि जैसे ही एयर फ्लो होना शुरू होती है ना, प्रेशर एट A प्रेशर एट B से कम हो जाता है। हम सब जानते हैं फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो फट से लिक्विड ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है, बहती हवा उसको अपने साथ ले जाती है, और सरफेस टेंशन की वजह से वो छोटे 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 गोले में बदल जाते हैं, तो वो फुहार जैसी आती है। तो एटोमाइजर जैसे वो स्प्रेज के ऊपर लगा हुआ होता है, या पानी छिड़कने के काम आता है, या दवाइयाँ छिड़कने के काम आता है, ठीक है। तो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रहा है। हुआ क्या, एयर के फ्लो होने से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, प्रेशर डिफरेंस के क्रिएट होने की वजह से ये ऊपर चला गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं एरोप्लेन का। आप अगर यहां से खड़े होकर इस डिजाइन को देख रहे हैं, सी दिस इज कॉल्ड एरोफॉइल। नाउ दिस डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं ड्रॉ करता हूं, ये साइड व्यू है, साइड व्यू ऑफ द विंग है, राइट। अब होता क्या है कि आपने नोटिस किया होगा कि उड़ने से पहले हवाई जहाज को रनवे पे दौड़ना पड़ता है, और वो काफी हाई स्पीड पे दौड़ता है,
और उसी हाई स्पीड की मदद से क्या होता है मैं बताता हूं। ये विंग का साइड व्यू, देखिए आप इधर से देख रहे हैं ना विंग को, ये साइड व्यू ऑफ द विंग है, ठीक है। तो साइड व्यू ऑफ द विंग है, और जब हवाई जहाज हाई स्पीड पे चलना स्टार्ट करता है, अब एयर जैसे इधर से आ रही है, तो क्या होता है, नीचे वाली एयर तो एज इट इज चली जाएगी, ऊपर वाली एयर जो है वो इस शेप की वजह से ऐसे जा रही है, ठीक है, नैरोअर सेक्शन से जा रही है। आप नोटिस कीजिए यहां एरिया वाइडर है, यहां एरिया स्मॉलर है, और AV इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है ना, एरिया छोटा होने से वेलोसिटी बढ़ गई। नाउ टेल मी, प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट था, वेलोसिटी बढ़ी, प्रेशर घटा। तो जो टॉप से प्रेशर लगता है और जो बॉटम से प्रेशर लगता है, जैसे बॉटम के प्रेशर को हम P1 ले लेते हैं, टॉप के प्रेशर को P2। तो जैसे जैसे हवाई जहाज तेजी से दौड़ना शुरू करता है, वैसे वैसे नीचे वाले का प्रेशर ऊपर वाले प्रेशर से क्या हो जाता है, ज्यादा होता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब P1 माइनस P2 इंटू A इंटू 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू mg हो जाता है, तो हवाई जहाज लिफ्ट हो जाती है। 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसमें A एरिया ऑफ विंग है। A क्या है, एरिया ऑफ विंग है। 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बिकॉज देयर इज ऑलवेज 2 विंग, ठीक है ना, वहां पे हमेशा 2 विंग्स होंगे, अदरवाइज ये बैलेंस नहीं रहेगा ना। अगर एक ही तरफ विंग होगा तो ये पलट जाएगा, ठीक है, ये पलट जाएगा, उड़ेगा नहीं। उड़ने के लिए दोनों तरफ से चाहिए ताकि नेट टॉर्क बैलेंस हो जाए, और दोनों विंग्स पे यहाँ पे अपवर्ड लिफ्ट लगता है जिसकी वजह से ये उड़ता है। तो एरोप्लेन के उड़ने के पीछे भी बर्नौलीज प्रिंसिपल ही है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। जैसे रनवे पे दौड़ने के बाद प्लेन उड़ जाता है। नाउ अगर हम ब्लोइंग अवे ऑफ रूफ्स इन विंड की बात करें, जैसे क्या है, मान लीजिए यहां पे एक ये झोपड़ी है, अगर हवा नहीं चल रही तो बाहर और अंदर का प्रेशर बराबर होता है, ठीक है, दोनों जगह का प्रेशर बराबर होता है। पर अगर अचानक से तेज हवा चलने लगती है, ठीक है, तो तेज हवा चलने की वजह से बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर अगर हम कंपेयर करें तो बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से छोटा हो जाता है। नाउ ये जो अपवर्ड लिफ्ट है, अगर ये ठीक से बंधा हुआ नहीं है तो जो इसका रूफ है उड़ जाएगा। अगर ये ठीक से बंधा हुआ नहीं है या पुराना है तो क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से, फोर्स डिफरेंस की वजह से ये यहां से उड़ जाएगा। तो यहां पे भी बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर हम मैग्नस इफेक्ट देखें तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर एक बॉल सीधी जा रही है ना तो ऊपर और नीचे दोनों जगह से एयर ऐसे जा रही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसी बॉल को अगर हम स्पिन करके फेंक दें, तो अगर इसी बॉल को हम घुमा के फेंक देते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ऊपर में तो ये एयर से उल्टा स्पिन कर रहा है ना, ऊपर में ये एयर से उल्टा स्पिन कर रहा है, नीचे में इन द डायरेक्शन स्पिन कर रहा है। तो ऊपर में एयर की स्पीड को ये लो कर देगा, नीचे में स्पीड हाई कर देगा। अगर स्पीड लो हुई तो प्रेशर बढ़ गया, और नीचे अगर स्पीड हाई हुई तो प्रेशर घट गया। तो होता क्या है कि बॉल जा तो इधर रही थी, पर प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक फोर्स लगने लगा इस तरफ, जिसकी वजह से ये टर्न लेता है। तो बॉल का हवा में स्विंग होना या फुटबॉल का स्विंग होना, ये दोनों एग्जाम्पल हैं मैग्नस इफेक्ट के, ठीक है ना। मैग्नस इफेक्ट की वजह से ही ऐसा होता है। अच्छा, फुटबॉल हवा में तब स्विंग करती है जब आप उसको साइड से किक मारते हैं, साइड से। तो साइड से किक मारते हैं तो वो स्पिन करना भी स्टार्ट करता है और ट्रैवल भी करता है। तो स्पिनिंग की वजह से फिर से यहाँ पे क्रिएट होता है, एक तरफ स्पीड बढ़ती है, एक तरफ स्पीड घटती है, जिसकी वजह से वो स्विंग होता है। तो स्विंगिंग के पीछे मैग्नस इफेक्ट है। नाउ इसका एक वीडियो देखते हैं। इसमें आप देखिए कि एक तरफ एयर की स्पीड बढ़ रही है, ठीक है ना, यहाँ पे एयर की स्पीड बढ़ रही है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। अदर साइड में जो है उसकी स्पीड घट रही है, क्यों, क्योंकि इसको उल्टे डायरेक्शन में लेके जा रहा है। इस कारण से यहां पे एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से ही यहां पे मैग्नस इफेक्ट आता है। इसी के और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कहते हैं कि कभी भी आपको ना प्लेटफॉर्म के बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ा नहीं होना चाहिए, खास करके जब ट्रेन, फास्ट ट्रेन आ रही हो। एक्चुअली क्या होता है कि जब एक फास्ट ट्रेन आती है तो वो आपके और ट्रेन के बीच की जो एयर है उसको खींच लेती है, वो चलने लगता है।
तो उसकी वजह से प्रेशर यहाँ घट जाता है और आपके बैक साइड से जो प्रेशर लग रहा है वो ज़्यादा होने की वजह से आपको पुश कर देता है। तो इसमें चांसेस ये हैं कि आप ट्रेन से टकरा भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी भी ट्रेन के बिल्कुल पास नहीं खड़ा होना चाहिए, खास करके जब फास्ट मूविंग ट्रेन है तो उसके आप दूर ही रहें तो बेटर रहेगा। इसके अलावा ये भी होता है कि दो बोट्स अगर पानी में चल रहे हैं तो, और अगर दोनों इसी तरफ रो कर रहे हैं, ठीक है, दो बोट्स पानी में चल रहे हैं और वो इसी तरफ पानी को रो कर रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वो ना अगर इसी तरफ रो करेंगे तो यहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर बढ़ जाएगी, प्रेशर घट जाएगा, तो इधर का प्रेशर इनको पुश कर देगा जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो टकरा जाएंगे। तो इसलिए ये ना एक दूसरे को वॉइस सिग्नल्स देते हैं एंड दे ट्राई टू कीप अपार्ट। जब वो पानी में चला रहे होते हैं बोट को तो वो एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर दूर रहेंगे तो कोलिजन नहीं होगा। तो ये हमने एग्जाम्पल्स देखे जहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम यूज़ हो रहा है। इसके कई सारे हमारे यूजेस हैं, और भी जगहों पे यूजेस हैं, बट दीज बेसिक यूजेस विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक।